बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासी हालात से आप बखूबी वाकफियत रखते हैं कि इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम भी दिखाई देता है और इस्तेहकाम भी दिखाई देता है, तज़ब्ज़ुब की कैफियत है। हमें यह मालूम नहीं कि किस हद तक इस्तेहकाम है और किस हद तक नहीं है। एक तरफ से आवाज़ उठती है कि नहीं है और एक तरफ से आवाज़ उठती है कि है। इसी तज़ब्ज़ुब और मखमसे की कैफियत के अंदर वक्त गुजारी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के मुआशी हालात भी सियासी हालात से वाबस्तगी इख्तियार किए हुए हैं। वो इस हद तक जुड़े होते हैं कि अगर एक जगह भी कहीं ना कहीं पे कोई लूप होल दिखाई दे तो दूसरा उससे मुतासिर हो जाता है। तो फिर सिर्फ दूसरा ही मुतासिर नहीं होता, उसके हम सभी बतौर पाकिस्तानी फरीक हैं और हम भी मुतासिरीन में शामिल हैं। आज ताहयात नाअहली केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजर-ए-आम पे आया है, जिसमें ताहयात नाअहली केस में 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली को कलअदम करार दे दिया गया है और नाअहली 62(1)(f) के तहत सिर्फ 5 साल होगी। समीउल्लाह बलोच का जो फैसला था उसे ओवर रूल कर दिया गया है आज के दिन, और यह पैगाम दिया गया है कि यह नहीं हो सकता कि कभी किसी की मंशा हो तो ताहयात नाअहल कर दें और कभी किसी की हो तो नाअहली को छोड़ दें। 5 जेंटलमैन जो है वो पूरी पार्लियामेंट का फैसला नहीं कर सकते। आज के फैसले में यह बात की गई है। इस फैसले के असरात पाकिस्तानी सियासत के ऊपर क्या होंगे, इसके अलावा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी बातें हुई, वो केसेस भी अभी लगे हुए हैं और परसों के दिन उस पर भी बात होना है। बल्ले की वापसी के हवाले से भी बात होना है, इलेक्शन के हवाले से भी बात हो रही है। लेकिन इस सारे तनाजुर के अंदर एक खामोश हिस्सा भी मौजूद है जिसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। उस पर बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान का मुआशी निजाम इस वक्त किस तरीके से चल रहा है। मुआशी पहिया अगर घूम रहा है तो किन वजूहात की बुनियाद पे, और अगर स्टक है तो फिर उसमें कौन सी बड़ी वजह है। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी अगर आ रही है तो हालात के ऊपर उसका असर क्यों नहीं पड़ रहा, और यहां से अगर एक्सपोर्ट्स करना है तो उसमें कौन कौन सी रुकावटें हैं, कौन सा सेक्टर इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासिर है। सरमायाकारी आ सकती है तो किन वजूहात की बुनियाद पे आ सकती है। सियासी इस्तेहकाम जो है वो माशी इस्तेहकाम से किस हद तक जुड़ा हुआ है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उसके अलावा मशहूर बिजनेसमैन मिर्जा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब, आपका मशकूर हूं। और उसके अलावा इरफान इकबाल शेख साहब वो हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। मौजूदा सूरत हाल में जहां पे गूम की कैफियत है, हमें कुछ मालूम नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं होगा, और बतौर पाकिस्तानी हर कोई इसी तज़ब्ज़ुब के अंदर मुब्तला है कि मुस्तकबिल किस हद तक महफूज होगा। मुआशी मंजरनामे को अगर देखा जाए तो आप क्या देखते हैं कि हमारा जो मुआशी सफर है वो इस वक्त किस समत को गामज़न है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, देखिए, अगले जो 6 माह हैं उसमें पाकिस्तान में 3 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस होने जा रही हैं। नंबर 1 8 फरवरी की पॉलिटिकल ट्रांजिशन है। नंबर 2 पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम ख़त्म कर रहा होगा और एक नए प्रोग्राम की तैयारी करना पाकिस्तान के लिए लाजिम व मलजूम है। पाकिस्तान के पास और कोई 2 रास्ते नहीं है, सिर्फ देयर इज़ वन वे एंड दैट गोज़ कि हम IMF के प्रोग्राम को रिन्यू करें। और तीसरा, पाकिस्तान एक बजट बना रहा होगा जो कि एक एग्जाम्पलरी बजट इस तरह होना चाहिए कि अगर रिफॉर्म का आगाज़ करना है और आपने सिग्नल करना है दुनिया को और अपने लोगों को कि यू वांट टू बी सीरियस इन द नेक्स्ट 5 years, क्योंकि एक नई हुकूमत मार्ज़ वजूद में आएगी कि वो इसको लेकर चलेगी। इसके साथ साथ एक SIFC का फ्रेमवर्क चल रहा होगा। मैं तो बहुत क्लियर हूँ कि SIFC एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है और उसके अंदर आप कई चीज़ें जो हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों के लिए ऑफ कोर्स जब तक ये जो इस वक्त क्राइसिस का बढ़ना है इसको हम संभाल नहीं पाते, और मैं बारहा कहता हूँ, और मैंने कल एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ट्वीट भी किया और उसमें मैंने ये बताया है कि पाकिस्तान का फिस्कल खसारा, पाकिस्तान की जो हम जिस तरह से पैदावारी सलाहियत को कमज़ोर कर चुके हैं और मैन्युफैक्चरिंग में भी और पाकिस्तान की एग्रीकल्चर में भी, और तीसरा जो हम पाकिस्तान की एनर्जी के निज़ाम की इनएफिशिएंसीज़ को ठीक नहीं कर पा रहे। ये 3 चीज़ें पाकिस्तान की इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में एक बहुत बड़ा जोज़ है और इनको ठीक करना पड़ेगा। आने वाली हुकूमत के लिए आपने बहुत अच्छी बात की। सबसे बड़ा चैलेंज एनर्जी के बाद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान हर दफ़ा जो एक खसारे में चला जाता है करंट अकाउंट के और उसके बाद बैक टू द IMF, ये कोई अच्छी बात नहीं। मैं आपको कह रहा यासिर कि मैं आपको ये कहूँ कि पाकिस्तान 23वें प्रोग्राम में है। उन 23 प्रोग्राम्स के बाद एक 24वां प्रोग्राम भी ले लीजिए, उस डॉक्टर के पास चले जाइए जो ICU का डॉक्टर है। दैट्स नॉट अ गुड स्टोरी टू टेल बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। द गुड स्टोरी टू टेल इज कि क्या जो सियासी जमात
यहाँ जमातें अगला इक़्तिदार संभालेंगी, वो इतनी प्रिपेयर्ड होंगी कि जो आपने जैसे बहुत अच्छा सवाल सामने रखा कि जो एक्सपोर्ट्स के की जोज हैं, क्या हम उनको ठीक कर पाएंगे? सबसे पहले क्या हम वाकई ही अपने बजट को ऐसा प्रेजेंट करेंगे जो एक्सपेंडिचर के भी रिफॉर्म दिखाए और टैक्स के भी रिफॉर्म दिखाए? एम्बियंस मैक्रो स्टेबिलिटी की कायम करना, एक हम जो समझे हैं अपने 20-25 साल में, वो बहुत ही ज़रूरी है जिन ममालिक ने भी तरक्की की है उनके लिए। नंबर 2, पाकिस्तान का जो दूसरा एक्सपोर्ट के जो जोज हैं, जिसमें एनर्जी की इनपुट के अलावा जो हमने पूरा एम्बियंस क्रिएट करना है एक लो इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में, जिसमें हमारा पॉलिसी रेट भी नीचे आए, और जो चीज़ें रोके हुए हैं इस चीज़ को, उनको जाकर ठीक करें। और सबसे पहले इसमें मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान में कोई लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है, ये इन चीज़ों से निकल जाएं, एशियन टाइगर, लो हैंगिंग फ्रूट, टेक ऑफ। पाकिस्तान में बहुत मेहनत करना पड़ेगी। पाकिस्तान की आपको एग्रीकल्चर की जो पैदावारी सलाहियत है वो कहीं पे 1/3 है और कहीं पे 50% है ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट। इसको ठीक करेंगे तो आपकी जो इस वक्त 10-11 अरब डॉलर की इंपोर्ट है उसमें भी कमी होगी, और जो 5-1 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगी। ये सबसे पहला एक्सपोर्ट का जोज है। और फिर ऑफ कोर्स आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बनाएंगे, मेहनत करेंगे, तो आप किसी तरह दुनिया से कनेक्टिविटी कर पाएंगे कि आपकी 52 लाख SMEs हैं, ये लार्ज स्केल से भी निकलेंगे आप। सो क्या ये इतना बड़ा माइंडसेट, मैंने 3 ही चीजें आपके सामने रखी हैं। IMF का नया प्रोग्राम करने के लिए टीम बनानी पड़ेगी, एक्सपोर्ट्स को ठीक करने के लिए टीम बनानी पड़ेगी, एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत ठीक करने के लिए टीम बनानी पड़ेगी। What I'm trying to say is कि ये सारे काम तो बहुत से लोग आपके सामने रख सकते हैं, बट अहम जो ये है कि डू यू हैव द कॉम्पिटेंस लेवल टू डिलीवर ऑन ऑल दीज थिंग्स। जिन लोगों ने भी प्रोग्राम IMF के उनसे इस्तेफादा उठाया है या फायदा लिया है या उनको कंप्लीट किया है, जिन मुल्कों ने भी, वो अपना होम ग्रोन प्लान सामने लाते थे। अभी हमें वो प्लान रखने के लिए एक टीम बनानी है। मैं बार बार इसको एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूं कि ये सब अब टेक्निकल चीजें हैं। प्राइवेटाइजेशन टेक्निकल चीज है, आपको प्राइवेटाइजेशन की एक बहुत ही काबिल टीम लानी पड़ेगी। वो कौन हजरत होंगे या खातून होंगे जो प्राइवेटाइजेशन को चेयर करेंगे, और फिर वो एक अपने अंडर टीम बना के PIA को, एनर्जी सेक्टर को, बैंकों को उनकी वैल्यू बनाकर दुनिया में बेचेंगे। अब ये है पाकिस्तान का इस वक्त चैलेंज। ठीक, मिर्जा साहब, हवाले माजी के देने के पास हमारे पास बहुत ज्यादा है। जर्मनी स्टैंड जब हो रहा था उसको मुश्किलात थी, करोड़ों रुपए हमने दिया और उधार के चक्कर में दिया, हमने मईशत चलाना चाइना को सिखाया, लेकिन हम मौजूदा सूरत हाल में पिछली 2 दहाइयों में किस नहज तक पहुंचे हैं? हमारी एक्सपोर्ट के अंदर तनज़ुली किन वजूहात की बुनियाद पे हुई है, और एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म किन वजूहात की बुनियाद पे नहीं हो सका? देखिए, अगर आप मुझसे पूछें कि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरी रिफॉर्म्स कौन कौन से शोबे में करनी होगी, तो मेरा एक ही जवाब होगा, एनर्जी सेक्टर। क्योंकि एनर्जी सेक्टर हाथ से हमारा निकलता जा रहा है। गर्दिशी कर्जे जो है वो 5,000 अरब रुपए से ज्यादा हो गए हैं, पावर सेक्टर के भी और गैस सेक्टर के भी, और जिसकी वजह से ये बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। आपको ये पता है कि 193% गैस की कीमतें जब बढ़ाई हैं तो हमारी सनत की मुकाबलती सिकत जो है वो तकरीबन खत्म हो गई है। और हर तरफ से ये आवाजें आ रही हैं कि गैस की कीमतों को जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं उनको जो रिलीफ दिया हुआ था, उनको जो इंसेंटिव दिए हुए थे, वो विड्रॉ ना करें, नहीं तो हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है हमारे हाथ से निकल जाएंगे। तो कहने का मेरा सिर्फ मकसद ये है कि आने वाली हुकूमत को बहुत चैलेंजेस होंगे, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। बहुत वादे भी किए गए हैं कि हम सब इकोनॉमी को सही कर देंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अफरात-ए-ज़र आपका किस लेवल पे पहुंचा हुआ है। डिस्काउंट रेट 22% और बैंक के लैंडिंग रेट 24-25% पे है। GDP हमारा 2023 में नेगेटिव की बात हो रही थी, 2024 की आज ही यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है और वर्ल्ड बैंक और ब्लूमबर्ग ने हमको दिया जो लेवल, वो 2 से 2.5% तक है। बहुत ही ज्यादा 2025 का है वो 3% है। तो आपको लो GDP ग्रोथ से न जॉब क्रिएशन आप कर सकते हैं, न एक्सपोर्ट एनहेंसमेंट कर सकते हैं। आपको GDP ग्रोथ बढ़ानी है, लेकिन साथ में हमारी मुश्किल जो है वो फाइनेंशियल कॉस्ट है, लैंडिंग रेट्स हैं। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी को अगर आप रिव्यू करें
तो मॉनेटरी पॉलिसी के दो मकसद होते हैं, एक तो इन्फ्लेशन को कंटेन करना, रोकना, सही, कम करना, और दूसरा जीडीपी ग्रोथ को टेकर करना। हमारा जो 22% पे हम लेके चले गए हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी पे, अफराते दर भी नहीं कंटेन हुआ है, वही आपको 39% पे खड़ा हुआ है, और साथ साथ आपकी जीडीपी ग्रोथ भी बड़ी नहीं है, टिगर नहीं हुई है, वो बल्कि नेगेटिव जोन में आ गई है, या 2-2.5% की 2024 में रहेगी। लिहाजा आपके लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द आप अफराते दर को कंटेन करके डिस्काउंट रेट को ईज करें, कम करें। हमारी तो ख्वाहिश और ड्रीम है कि किसी जल्द से जल्द ये सिंगल डिजिट हो जाए, लेकिन वो नहीं होगा, लेकिन ग्रेजुअली तो कम करें आप, ताकि नई सरमायाकारी रुक गई है। दावे यहाँ पे बहुत किए जाते हैं मिर्जा साहब, लेकिन उन दावों के बरक्स हकायक में हमें इक़दामात बहुत कम दिखाई देते हैं। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। शेख साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में हमें यह बताया जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो पॉइंट्स हैं वो नफसियाती हद को अबूर कर गए। एक तरफ सरमायाकारी हो रही है, हमें उसका पैगाम दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ मौजूदा हालात वो उसके बरक्स हमें दिखाई देते हैं। ये जो फर्क है, ये फर्क को किस नजर से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल आपकी बात 100% ठीक है, और मैं समझता हूँ कि जितना भी आपका स्टॉक मार्केट में जो रेज आया है, ये आर्टिफिशियल रेज, और इसको किया गया बकायदा कि उसको बताया जाए IMF के हमारे यहाँ पे। बाकी फैक्चुअली बिजनेस उस तरह से नहीं है यहाँ पे, ये बिल्कुल इसमें कोई छुपी बात नहीं है। तीसरी बात जो बात मैंने कहनी है वो एक ये है कि जब तक ये इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता, इस इंटरेस्ट रेट में इंडस्ट्री नहीं लग सकती, और जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी आपकी एक्सपोर्ट बेहतर नहीं हो सकती, और जब तक आपकी इंडस्ट्री नहीं लगती आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती, और जब तक आपकी इंडस्ट्री नहीं लगती आपकी जॉब क्रिएशन नहीं हो सकती, जो इस मुल्क की जरूरत है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ना, उसके लिए आपको पैकेज लाना पड़ेगा, आपको कौम को हौसला देना पड़ेगा। देखिए, जब तक हमारे इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इस मुल्क ने तरक्की नहीं करनी। उस वक्त बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आनी है वो भी उनको देखने के बाद आनी है। और फिर हमारा जो IT सेक्टर है, हम कहते हैं जी IT सेक्टर के ऊपर, IT सेक्टर को फोकस करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में यही आपको बड़ी तेजी के साथ आगे लेके जा सकती है। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को हमने SIFC के अब एक जो नई स्कीम लेके आए, उम्मीद है इंशाल्लाह कि इससे चीजें बेहतर होंगी। और कुछ आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। ये सारी चीजें हैं। और दूसरी बात जो मैं खास तौर पे कहना चाहता हूँ कि खुदारा इस मुल्क में स्टेबिलिटी के लिए वो इक़दाम किया जाए ताकि चीजें आगे बेहतरी की तरफ जा सके। और तो मैं समझता हूँ कि इन हालात में कोई एक ऐसी अपना टेक्निकल कोई अपना या कोई टीम लाई जाए जो इस मुल्क को आगे लेके जा सके, क्योंकि चीजें इस तरह से आगे मुझे पॉलिटिकल तरीके से या डेमोक्रेसी से मुझे चीजें बेहतर होती नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन आप जो बीच में नुक्ता उठा रहे हैं वो तो बड़ा संजीदा भी है, इस पे मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। लेकिन इसी भी जो आज पॉलिटिकल, जब आपने बात छेड़ ही दी है, तो पॉलिटिकल जो हैपनिंग हुई है वो हमारे कानूनी मंजरनामे से भी मशरूत है। आज जो बड़ा फैसला हुआ है, कुछ बात कर लेते हैं, फिर मुआशी मंजरनामे पे उसी से रिलेट करते हुए बात करेंगे। साकिब बशीर, हमारे नुमाइंदा खुसूसी सीनियर कोर्ट रिपोर्टर, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साकिब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साकिब, आज जो फैसला मंजर आम पे आया है, इस फैसले पे इख्तलाफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने किया, हालांकि उसका इतलाक नहीं हो पाता क्योंकि वो 1 है और 6 जो है उसके हक में थे। उन्होंने इख्तलाफी नोट किन बुनियादों के ऊपर लिखा है? उनका इख्तलाफी नोट ये है कि जो 62(1)(f) में जो डिक्लेरेशन थी, इससे पहले ये तय नहीं था कि कौन देगा और नाअहली की मुद्दत क्या होगी। तो उन्होंने लिखा है कि समीउल्लाह बलोच का 2018 का जो फैसला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेरेशन वाला मामला तय कर दिया और मुद्दत भी तय कर दी, तो इसलिए वो जो फैसला है वो दुरुस्त है। मतलब इस बुनियाद पर उन्होंने कहा है कि ताहयात नाअहली वाला जो फैसला है वो दुरुस्त फैसला है। और उन्होंने वो 1 थे और दूसरी तरफ 6, जिस तरह आपने बताया। जो इख्तलाफी नोट है उसका एक मॉरल जी उसका फर्क होता है। लीगली
जो फैसला प्रिवेल करेगा वो 6 जजेस का ही है, और 6 जजेस का फैसला यही है कि ताहयात। अच्छा साकिब, ये बताइएगा कि इसका इतलाक सिर्फ 62(1)(f) के फैसलों के ऊपर होगा? जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब पहुंचा हुआ था और नैब ने कहा कि नैब के केसेस में अगर 10 साल सजा है तो वो 10 साल ही रहनी चाहिए, तो 62(1)(f) से अलहदा अगर कोई सजा है तो उसके ऊपर इसका इतलाक नहीं होगा? जो क्वेश्चन ऑफ लॉ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है वो भी यही है। वो मेरा ख्याल है आइंदा आने वाले कुछ हफ्तों में वो भी डिसाइड हो जाएगा। और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि क्योंकि नैब लॉ में जो नैब की सेक्शन 15 है उसकी सब सेक्शन 2 है, उसमें यह लिखा हुआ है कि नैब का सज़ा याफ्ता उसकी सज़ा 10 साल होगी। अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो तय किया है 62(1)(f), इसमें ताहयात नाअहली नहीं बल्कि अगर कोई मिस डिक्लेरेशन होती है तो उसकी सज़ा जो है वो 5 साल होगी, और वो इलेक्शन एक्ट में जो है वो तय की गई थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट की आज की जजमेंट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब जब भी ये मामला टेकअप होगा कि सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट और इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम की गई थी पीटीएम की हुकूमत में कि 5 साल नाअहली है, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि इलेक्शन एक्ट में जो 5 साल नाअहली है वही प्रिवेल करेगी। तो ये क्वेश्चन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जब जाएगा तो उसका यकीनी तौर पर फर्क पड़ेगा, लेकिन उसका तय होना अभी बाकी है कि जो नैब का सजा याफ्ता है उसकी सजा 10 साल होगी या इलेक्शन एक्ट के तहत 5 साल ही होगी। और ज्यादा इम्कानात यही हैं सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आइंदा चंद हफ्तों में जो नैब में जो सजा याफ्ता हैं उनकी नाअहली की मुद्दत भी 5 साल जो है वो कर सकती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अकामा वाला फैसला भी मुअत्तल हुआ है, इस सजा के बाद फैसले के मुअत्तल होने का असर किस किस पे पड़ेगा? नहीं, वो फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। वो फैसला जो है वो अलग से फैसला था। एक क्वेश्चन ऑफ लॉ हर दौर में कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी अदालत के सामने आता है तो उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को जिस दिन डिसाइड किया जाता है तो वो फिर प्रिवेल करता है। इससे कबल जितने भी चीजें होती हैं उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन जो है आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन होगी। 2018 में जो अकामा पे जो नवाज शरीफ साहब को या उसके बाद जहांगीर तरीन जो है उनको फॉर लाइफ जो है वो नाअहल किया गया था, वो फैसले आज के बाद खत्म है। 62(1)(f) के तहत अब जो प्रिवेल करेगा वो यही है कि नाअहली की मुद्दत क्योंकि 62(1)(f) में लिखी हुई नहीं है, समीउल्लाह बलोच का जो फैसला था उसको खत्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और अब 5 साल की नाअहली होनी है। तो इस तरह जो नवाज शरीफ साहब हैं, जहांगीर तरीन है या दीगर वो लोग जिनको 2018 में सजा हुई थी तो वो सजाएं उनकी 5 साल की नाअहली खत्म हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि आज से वो अहल हैं और वो इलेक्शन के लड़ने के लिए अहल हैं। इससे अलावा भी कुछ ऐसे पिटिशनर्स मौजूद थे जिनको जो है वो सजा हुई थी और फॉर लाइफ नाअहली थी, तो उनकी नाअहली भी खत्म होकर 5 साल तक जो है वो कर दी गई है। 5 साल तक कर दी गई है। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर इस हवाले देने के लिए। खाकान नजीब साहब, जिस तरीके से बात पहले कर रहे थे शेख साहब भी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिखाई नहीं देती, अब हमारे यहाँ 2 मफरूजे हैं। एक ये है कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा, कुछ लोगों की राय यह है कि मुआशी इस्तेहकाम होगा तो सियासी इस्तेहकाम आएगा। अब आप किन अफराद में खुद को शुमार करते हैं जो ये समझते हैं कि मईशत सियासत से जुड़ी है या सियासत मईशत से जुड़ी? यासिर देखिए, ये बोथ द थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, राइट? जिन मुल्कों ने भी तरक्की की है, कोई मईशत जो है जहाँ पे पनपती हुई दिखाई दी है तो उनको देख लेते हैं। इंडिया को देखें तो वो मॉडल तो डेमोक्रेटिक था। अगर आप साउथ कोरिया को देखेंगे तो वो मॉडल जो था ऑब्वियसली जनरल पाक के अंडर था, तो वो तो एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम था। चाइना भी इज मोर लाइक एन ऑटोक्रेटिक सिस्टम। महातीर के अंदर मलेशिया ने तरक्की की। सो ये आप जो भी सिस्टम रखें उसमें जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ये हमने पहला जुज़ देखा है। एक जो दूसरी चीज़ हमने देखी है वो ये देखी है कि इन सब ममालिक में जो कॉमन चीज़ थी, देयर वर सर्टेन इंडिविजुअल्स जो कि प्लेस्ड थे एट द पोजीशंस व्हिच वर रियली द चेंज एजेंट्स।
वो चेंज एजेंट थे। महातीर को देख लें आप, मनमोहन सिंह की 90-91 की एक स्पीच है, वो एक टर्निंग पॉइंट था। अंडर द गाब ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, अंडर देयर अम्ब्रेला उन्होंने ये सब कुछ किया। जनपाक साउथ कोरिया में जो थे उन्होंने लीड ली, सुहार्तो इंडोनेशिया में देखें, ली कुआन यू सिंगापुर में देखें। अब आपको इनमें कॉमन क्या चीज़, ये एक तो जो लीडरशिप्स थी डिफरेंट, कोई ऑटोक्रेटिक थी, कोई डेमोक्रेटिक थी, बट इनमें क्लैरिटी बहुत ज़्यादा थी कि इन्होंने क्या करना है। जब ये क्लैरिटी आई तो इन्होंने मुल्क को फिर वो लीडर्स एट इंपॉर्टेंट पोजीशंस दिए। पाकिस्तान इस चीज़ में आई एम सॉरी नहीं कर पाया, हम एट इंपॉर्टेंट पोजीशंस जो है नहीं दे पाए। आपको SIFC क्यों बनानी पड़ी, चलें इससे हम समझ जाएंगे। क्योंकि BOI को कभी भी आप एक ऐसा इदारा नहीं बना सके जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आए। पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट टू GDP जो है इस वक्त यासिर वो 13.6% है। जिन मुल्कों ने दुनिया में तरक्की किया, मैं कहता हूं कि आप एशिया के सारे ममालिक देख लें, बांग्लादेश, इंडिया, ईस्ट एशिया, चाइना जो आपके बेहतरीन दोस्त हैं, 30% इज द एवरेजिंग इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो। आप BOI बनाया आपने, आप नहीं ला पाए, आपने नहीं कभी भी उधर ह्यूमन रिसोर्स कायम किया, आपको SIFC बनानी पड़ी ताकि आप, यही पाकिस्तान का अलमिया है, हम कभी भी इन इदारों में प्रोफेशनल्स को नहीं ला सके, आज भी यही खड़े हैं। आप डेमोक्रेटिक सेटअप से चलाएं, आप इसको ऑटोक्रेटिक सेटअप से चलाएं, आप इसको इंटरिम सेटअप से चलाएं, आप जब तक प्लेस नहीं करेंगे इन पोजीशंस ऑफ पावर। एक अहम नुक्ता है आपने जो उठाया मिर्जा साहब, जिस तरीके से बात हो रही है, शेख साहब ने राय रखी एक, और एक राय है डॉक्टर खाकान नजीब साहब की। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सेटअप के अंदर पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम लाने के लिए बेशुमार कोशिशें की गई, वो कोशिशें किस हद तक हकीकत का रूप धार चुकी हैं, या मुस्तकबिल करीब के अंदर जब जमहूरी हुकूमत आ जाएगी तो उसको क्या होगा? देखिए, अगर आप ये मुझसे पूछें कि PDM की हुकूमत जब जा रही थी तो उन्होंने एक सबसे अच्छा और कामयाब जो काम किया है वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम है, और उसको वो तमाम आईनी और लेजिस्लेटिव पावर, लीगल पावर्स भी देना है, जिसके तहत वो एक मौसर इदारा बना है, और वो अंडर वन विंडो ऑपरेशन सब्सटेंशियल फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में लाने की जिम्मेदारी उसको दी गई है। और न सिर्फ इन्वेस्टमेंट लाना, बल्कि उस इन्वेस्टमेंट लाने में जो रुकावटें होती हैं, जो इन्वेस्टर्स को भगा देता है, वो भी उनको इतनी पावर है कि वो इन्वेस्टर की वो तमाम इश्यूज जो हैं वो अंडर वन रूफ हल कर सके। तो मैं समझता हूं कि ये FATF के बाद, जिसमें हमें ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाला था, वो भी सिविल मिलिट्री क़यादत का एक ज्वाइंट ऑपरेशन एक फॉर्मेट था, उसका ये बड़ी स्केल पर रिप्लिका है और बहुत ही कामयाब ये जा रहा है। आप ये देखें कि इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी सऊदी अरब के साथ और UAE के साथ 19 सालों से पेंडिंग थी, वो अब साइन हुई है। आपने देखा है कि अभी पहले सऊदी अरब से हुई थी, अब एक हफ्ते पहले गौर एजाज साहब गए UAE से साइन। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बिट जिसको कहते हैं, साइन होने के बाद आप FTA गल्फ ममालिक से साइन करने की पोजीशन में है, क्योंकि ये प्री रिक्विजिट है बिट FTA का। ये पूरा का पूरा क्रेडिट इसका जाता है SIFC को। जनरल आसिम मुनीर ने वहां पे लीडरशिप से बात की तो वहां पे ये रिटेंट्स आए कि जी ये पेंडिंग लकूनाज है और इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन नहीं हुई है, तो हम किस तरह इन्वेस्टमेंट कर दें। तो उसके लिए तमाम चीजें की गई, बिलाखिर वो साइन हुआ। तो ये मैं सब, उसके बाद उनके जो 4 सेक्टर उन्होंने तरजीह सेक्टर ऐलान किए हैं, मैं समझता हूँ द बेस्ट शॉर्ट टर्म में डॉलर लाने का, इन्वेस्टमेंट लाने का इससे बेहतरीन सेक्टर कोई नहीं है, जिसमें एग्रीकल्चर है। देखिए UAE ने और सऊदी ने 25-25 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी के लिए, और उसके लिए जमीन जो काश के काबिल नहीं थी उसको काश के काबिल बना के बलूचिस्तान वगैरह में हम लॉन्ग लीज पे ऑफर कर रहे हैं गल्फ ममालिक को। मिनरल्स हैं, आपने देखा रिकोडेक के शेयर लेने के लिए तैयार है, काम तो अच्छा हुआ है, आपने देखा अमल दरामद किस तरीके से होगा, ये एक बुनियादी सवाल है। शेख साहब, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि नई हुकूमत आएगी तो मजीद चैलेंजेस दरपेश होंगे,
आपके साथ मुलाकातें होती रहीं, लाहौर के अंदर भी मुलाकात आसिफ अली जरदारी साहब ने की, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी मुलाकातें होती रहीं, चैम्बर में हुई, फेडरेशन हाउस में आते रहे, उन्होंने अपना पूरा फॉर्मूला बताया, सिफ्स की मीटिंग में आप बैठते रहे। क्यों लगता है आपको कि एक जमहूरी हुकूमत जो आएगी वो मुश्किलात का शिकार हो जाएगी और अभी इस सेटअप में काम चलाया जा सकता है? देखिए, जब तक मैं जमहूरी हुकूमत आने का मुराद ये नहीं है कि एक होती है आपकी 2/3 मेजोरिटी हो या आपकी कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की गवर्नमेंट आए तो वही फैसले कर सकेगी। अगर आप उसी तरह की गवर्नमेंट लेके आएंगे जैसे पहले 16 माह में रही, तो मैं समझता हूँ उससे स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ये एक पॉलिटिकल पार्टी आए जो पूरा इस चीज को लेके चले और चीजों को आगे चलाए, तो पॉलिसीज लेके और पॉलिसीज के ऊपर अमल करवाए। देखिए, हमारे यहाँ पॉलिसीज बनती हैं, लेकिन इत्तेफाक की बात है जब भी पॉलिसीज बनती है इम्प्लीमेंटेशन हमारी नहीं होती, ना हमारी ब्यूरोक्रेसी उस तरह से उसको लेके चलती है, ना ये SIFC क्यों बनाई गई? सिर्फ इसलिए बनाई गई कि ब्यूरोक्रेसी ने उनके साथ ताउन नहीं किया, बल्कि मोहम्मद बिन सलमान MBS ने कहा कि जी हम आपके पास क्या इन्वेस्टमेंट लाए, यहाँ पे तो आपकी ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ चलती नहीं है। तो SIFC बेसिकली उसी बेसिक पे उसी चीज के ऊपर ये बनाई गई थी। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा काम किया गया, और अभी भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मैं कहता हूँ किसी किस्म की गवर्नमेंट आ जाए, आपकी प्रेसिडेंशियल आ जाए, आपकी दूसरी आ जाए, बट कोई मुस्तहकम गवर्नमेंट जब तक नहीं आएगी इस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और तीसरी बात जो बड़ी अच्छी बात उन्होंने की थी कि चीजें क्यों नहीं होती, हमारे यहाँ सारी दुनिया हो गई, साथ आपका बांग्लादेश 72 बिलियन की एक्सपोर्ट पे चला गया, आपका इंडिया आगे निकल गया, आपका टर्की निकल गया, आपके सारे बेहतर हो गए, इवन के अफगानिस्तान भी हमसे बहुत बेहतर हो गया। उसकी मेन वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हुई सही तरीके से, ना हमने चलाई, ना इसको लेके चले, और जिसका खिमायदा हम भुगत रहे हैं। ये जो शेख साहब फैसला जो कर रहे हैं वो तो अवाम नहीं करना है ना, ये फिर हमारे यहाँ तो इस तरह हो जाएगी जिस तरह बांग्लादेश में हुआ कि तमाम अपोजिशन पार्टी जो है बाइकआउट करके बैठ जाए तो फिर 2/3 अक्सरियत मिल सकती है। देखिए, मेरी बात सुने, जो कुछ मर्जी हो, मैं समझता हूँ कि फिर इलेक्शन होने चाहिए। फिर कभी ये अनसर्टेनिटी जो है ना, ये इस मुल्क को जीने नहीं देगी। ये मुल्क को खराब करने में सबसे बड़ा हाथ दिस अनसर्टेनिटी है, जिसने तबाह कर दिया हमको। हम कोई चीज अपना प्लान ही नहीं कर पाते कि आगे पता नहीं क्या हो जाना है। कोई चीज को हम अपना एक प्लान बना ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं आगे होना क्या है। तो इसलिए थोड़ा सा जब तक ये मामला नहीं होगा ये मुल्क आगे नहीं चलेगा। और जब तक हम IT को, और मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा है, एग्रीकल्चर को और आपकी जो है हमारी इंडस्ट्री को, ये 3 चीजों को हम स्टेबलाइज नहीं करते, और पॉलिसीज भी वो जो कि इम्प्लीमेंट हों, और इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। उसके बगैर इस मुल्क में तरक्की नहीं होनी। ये इसी तरह से हम टामक टोइयां मारते रहेंगे, चीजें सही नहीं चलनी। टामक टोइयां मारते रहेंगे, चीजें ठीक नहीं चलनी, और लेकिन असर नो उसकी बुनियाद रखने के लिए भी बहुत सी तगोदो करना पड़ती है। मिर्जा साहब, जिस तरीके से कहा जाता है कि एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स की जरूरत है, अब एक इमारत है, एक इमारत की एक उम्र है, उस उम्र के बाद उस इमारत को गिराया जाएगा, बुनियादी ढांचे में तब्दीली की जाएगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब एक निज़ाम जो पुराना पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, बिजली की तरसील का निज़ाम, अब वो बोझ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। क्या उसी को ही ठीक किया जा सकता है या असर नौ हमें एक नया निज़ाम तश्कील देना? हमारे एग्रीमेंट्स हुए IPPs वगैरह के, उनको आप स्क्रैप नहीं कर सकते। लिहाजा मैंने हमेशा अपने कॉलम्स में, अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि जब IPPs के पुराने एग्रीमेंट एक्सपायर हों तो नए एग्रीमेंट, जिनको रिन्यूअल कहते हैं, करेंगे आप, तो आप खुदारा उनको नई टर्म्स पे करें। उनको वो पुरानी टर्म्स में जिसमें कैपेसिटी चार्ज आप लेते हैं, चाहे बिजली खरीदे या ना खरीदे, कुछ में डॉलर में प्रॉफिट्स हैं और दूसरे 17%, 17.5% रिटर्न और इक्विटी है। आप अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो नए एग्रीमेंट कम से कम आप नई शराइत पर रखें। आप कम्पिटिटिव बिडिंग के ऊपर जा सकते हैं कि कोट करें और जिसका सबसे सस्ता हो और जितनी बिजली चाहिए उतनी आप ऑफर करके उससे डील कर लें। कम्पिटिटिव बिडिंग दुनिया में होती है, किसी ने
6 सेंट्स कोट की, किसी ने 8 सेंट्स कोट की, किसी ने 5 की, 5 वाला लेके चला गया 250 मेगावाट। ये चीजें अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप सर्कुलर डेट आपका अभी तक हर महीने बढ़ रहा है और मुझे एंड उसका नहीं नजर आ रहा है कि वो कहाँ आके रुकेगा। लिहाजा आईपीपीज के वो एग्रीमेंट जो एक्सपायर होने वाले हैं या हो गए हैं, उनका रिन्यूअल अगर आप कर रहे हैं तो वो नई शराइत पे करें। वो ये पुरानी शराइत पे करने के माने ये है कि आप वो डेट बर्डन इतना बढ़ा रहे हैं जो सस्टेनेबल नहीं है। और यही रिफॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूं कि एनर्जी सेक्टर में खुदारा रिफॉर्म्स करें, क्योंकि आईएमएफ की भी एक सबसे बड़ी कंसर्न जो है वो एनर्जी सेक्टर है कि हमें सर्कुलर डेट को समझ में नहीं आ रहा है। हम बिजली बढ़ाते हैं, कीमतें गैस की बढ़ाते हैं, एक पोर्शन सर्कुलर डेट का कवर करते हैं, उसके बाद फिर 1 महीने के बाद उतने अमाउंट दोबारा बढ़ जाता है। तो अगर मुझसे आप पूछें कि सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी रिफॉर्म्स किस चीज में चाहिए, तो मेरा 1 से 10 तक जवाब यही होगा कि एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर। क्योंकि सर्कुलर डेट जो है एक वो, और एक पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पीआईए है, रेलवे है, जिसमें डिस्कोज है और स्टील मिल है, ये 4 चीजें हैं जो 500 अरब रुपए सालाना जो है वो ब्लीडिंग हो रही है उसकी, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इनको आपने हर बार वादा करा है कि हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हम रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, लेकिन वो वहीं की वहीं खड़ी है 20, 25, 30 साल से। और हर साल आप गुड मनी फॉर बैड पर्पस खत्म हो रहा है, जा रहा है। आप उन इदारों को जिनकी चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा है, स्टील मिल जैसे है, उनको भी आप फीड कर रहे हैं कौमी खजाने से। यानी सफेद हाथी पालना छोड़ेंगे तो तभी हम बेहतरी की तरफ गामजन हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा आप कहते हैं रिफॉर्म्स होनी है, वो एनर्जी सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स होनी चाहिए और नए मुआहदे होने चाहिए, असर इनवा होने चाहिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमें ज्वाइन नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। इरफान इकबाल शेख साहब और डॉक्टर खाकान नजीब साहब साथ ही मौजूद होंगे। इन्हीं इश्यूज़ पे बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, बतौर आम पाकिस्तानी हर एक के जहन में कुछ सवालात हैं मौजूदा सूरत हाल को। जब बात ये हो रही हो कि पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हुआ और बड़ी तादाद में लोग बाहर जाने के ख्वाहिशमंद अभी भी बैठे हुए हैं और बड़ी तादाद में चले भी गए। कुछ लोग सरमायाकारी नहीं करना चाहते, उनके तहफ़्फ़ुज़ात किन वजूहात की बुनियाद पर हैं? जब यहाँ पर नारे दावे कुछ और तरह के होंगे और हक़ाइक़ कुछ और तरह से होंगे। जब हमें ये बताया जाता है कि हम पाकिस्तान में बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, और फिर उन्हीं के इत्तेहादी जब बाद में ये भी बातें करने लगे हैं कि उस हुकूमत में महंगाई को कम करने के लिए और बेरोज़गारी को कम करना एजेंडे के अंदर शामिल नहीं था, तो कौन किसकी बात मानेगा? डॉक्टर खाकान साहब, क्या ऐसे बयानात जो हैं वो मईशत के ऊपर असरअंदाज होते हैं कि जब हमारी गुज़श्ता जो PDM की मखलूत हुकूमत थी उसमें बेशुमार काविशों के दावे किए जाते रहे, लेकिन कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह कह दिया कि गुज़श्ता हुकूमत में बेरोज़गारी और महंगाई एजेंडे पे शामिल नहीं थी। जब इस तरह के बयानात आते हैं तो कितना लोगों का एतकाद या यकीन खराब होता है? या सर, एक तो ये कि पॉलिटिकल जो पोस्चरिंग होती है उसको उस हद तक लेना चाहिए। ऑब्वियसली इलेक्शन का टाइम है तो सारी जो जमातें हैं वो अपना एजेंडा भी, अपनी ख्यालात का इजहार करती हैं और बैकवर्ड लुकिंग भी होती हैं एट टाइम्स। बट आई थिंक ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज अब बहुत फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। हम बहुत बोझ डालते हैं इन पे कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इनको ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर इसी गुफ्तगू को जो आपने रखी है कि वो क्या कहते हैं, हमें भी तो उनको कुछ कहना ना। एज वोटर्स वी हैव टू आस्क देम, एज पॉलिसी मेकर्स वी हैव टू आस्क देम, एज मीडिया पीपल वी हैव टू आस्क देम। जो अपना रोल प्ले कर सकता है उनसे यही कह सकता है ना कि आप मंशूर लाएं सामने, सो दैट हमें क्लैरिटी हो कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। आई नो कि थिंग्स सीम डिफिकल्ट और मैं खुद इसका इकरार करता हूँ इस बात का, बट अगर आप थोड़ा सा देखें तो अभी IMF का प्रोग्राम हुआ, ये एक PDM की हुकूमत ही कर गई थी।
केयर टेकर ने उसको एस्टैब्लिशमेंट ने बैक कर आगे चलाया, सो आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी, ऐसा तो है ना, रुपए की कदर की जो मूवमेंट थी वो थोड़ी सी बेहतर हुई है, थोड़े से एक्सटर्नल करंट अकाउंट का खसारा संभला है, थोड़ा सा फिजिकल संभला है। फिर एस्टैब्लिशमेंट ने 4 बहुत इंपॉर्टेंट काम किए। ये जो हम हमेशा कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते, मैं आपके सामने 4 काम रखता हूँ, ये पिछले 4-6 माह में एस्टैब्लिशमेंट करना चाह रही थी, उसने किए। नंबर 1 वो चाह रही थी कि थोड़ा सा बॉर्डर कंट्रोल किया जाए, तो स्मगलिंग को कम कर दिया गया। नंबर 2 उन्होंने कहा कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड में पिछले 10 साल से ये कह रहा हूं कि ये एग्रीमेंट जो है इसको रीडू करें, बिकॉज ये हमारी फॉर्मल इंडस्ट्री को तबाह कर रहा है। हमने उसको ठीक करने के लिए रेगुलेटरी मेजर्स भी लिए, स्मॉल मेजर्स भी लिए। नंबर 3 मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान में 2 मार्केट्स हैं डॉलर की, ये जो एक्स्ट्रा मार्केट्स हैं इनको खत्म कर दें। मैं तो इससे भी आगे भी कहता हूं कि डी डॉलराइजेशन के लिए बहुत काम आपको करना चाहिए, हमने वो भी कर दिया। फिर हमने कहा कि यार होर्डिंग बहुत हो रही है, आपने होर्डिंग पर भी थोड़ा सा काबू पाया। अब आप ये भी देखिए कि जब स्टेट कुछ करना चाहती है ना, तो ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं कर पाती। आई थिंक स्टेट को पहले अपनी थिंकिंग कैपेसिटी वापस लेना है। सो यहाँ पे खड़े हैं इस वक्त, अब आगे वाले जो दिन हैं वो टफर हैं, IMF का एक प्रोग्राम टफर होगा। फिर ये है कि पोस्चरिंग अपनी जगह पर, रियल रिफॉर्म जो है जिन एरियाज में होना है वो हार्ड वर्क करता है, पर ऐसा नहीं है कि आप 5 साल बाद पाकिस्तान को बेहतर नहीं पा सकते, बिल्कुल पा सकते हैं। मसलन एनर्जी की आपने बात की, चले मैं इसलिए जुजियात में चाहता हूं यासिर, ताकि लोगों को ये हो कि ऐसा नहीं है कि कुछ समझ ही नहीं है। 17 चाइनीज फंडेड प्रोजेक्ट हैं 11,000 मेगावाट के, बहुत बड़ी बात होती है। 15 अरब डॉलर के करीब इसके देने हैं। अगर हम इसको जाके सिर्फ रीप्रोफाइल करवा लें और ये कहें कि ये 10 साल की बजाय 25 साल में देंगे, तो बिजली 4 से 6 रुपए यूनिट कम हो जाएगी। अगर हम थर्ड कोल पे चले जाएं तो ये लोकल इंडिजिनस हो जाएगा। अगर हम पाकिस्तान में वाकई ही मतलब ये बिलीव करते हैं कि हमारा टैरिफ स्ट्रक्चर नहीं सही है, तो हम टैरिफ स्ट्रक्चर को सही कर लें, हमें कोई मतलब IMF से तो पूछने की जरूरत नहीं है। अगर हम एनर्जी एफिशिएंसी में बिलीव करते हैं तो एनर्जी एफिशिएंसी के जो काम है वो कर दें। अगर हम बिलीव करते हैं कि डिस्कोस हम पे बोझ हैं, तो लाइए उनको प्राइवेटाइज कीजिए। फेस्को बहुत करीब था प्राइवेटाइजेशन के 2015-16 में, क्योंकि मैं उस टीम का पार्ट था जब हम ये करने जा रहे थे फाइनेंस से, और प्राइवेटाइजेशन भी तैयार था। फिर हम पुल आउट कर गए, काम हुआ है, आगे चलें। सब्सिडी जो है यासिर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने 18वीं तरमीम की, आपने कहा कि हम बहुत से जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्रोविंसेस को दे रहे हैं, बहुत से पैसे NFC के थ्रू प्रोविंसेस को दे रहे हैं। उसके जो सब्सिडी की पॉवर्टी रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं वो प्रोविंसेस से शेयर करें, खुद ही ये सब्सिडी ठीक हो जाएगी, टैरिफ की सब्सिडी भी। मैं जुजियात में इसलिए गया हूं कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पॉलिसी मेकर्स इस चीज को समझते नहीं है। बात यह है कि एक तो पॉलिसी मेकर्स को भी खुल के ये बयान करना चाहिए कि ये चीजें होम ग्रोन। चले आपने अब ये चीज छेड़ ही दी है, तो इसके ऊपर शेख साहब की भी राय लेता हूँ। शेख साहब, इलेक्शन से पहले बहुत सारे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसमें तो बाकायदा तौर पे मुबाहिसे होते हैं, डिबेट्स होती हैं कि हमने क्या किया और हम क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो हमारे अमूमन बहुतान तराजी होती है कि किसका दामन कितना गंदा कर दें तो अपना दामन उजला हुआ दिखाई देता है। अब मंशूर की अगर बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 10 निकाती अभी मंशूर दिया है, PMLN कल के दिन दे देगी, PTI अभी वो अपने चक्रों से निकले तो वो मंशूर देगी, दीगर जमातों ने भी देना। PP ने जो मंशूर दिया है क्या वो काबिल अमल है? क्योंकि दूसरी जमातें ये कहती हैं कि मंशूर वो होना चाहिए जो काबिल अमल हो। अब जहाँ पे 30 लाख घरों की बात होती है, कच्चे मकानों के मालिकाना हुकूक फराहम करने हैं, ट्यूबवेल लगा के देने हैं सोलर्स के ऊपर, क्या इस मुआशी निज़ाम में और इस स्ट्रक्चर में ये काबिल अमल है? मैं आपकी बात पे बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ। ये जितने भी मंशूर दिए जाते हैं, ये आजकल जो दे रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज देती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात कर रही है। मैं कुछ सच्ची बात बताऊं, ये सख्त अल्फाज हैं, बट मैंने तो हमेशा से देखा है, जब भी पिछले हम भी तो 46 ईयर्स हो गए बिजनेस में, मैंने जब भी देखा, जब भी ये पार्टीज आई हैं, इन्होंने अपने मंशूर दिए और किसी ने भी अपने मंशूर को कंप्लीट नहीं किया। ये नहीं कि किसी ने भी, किसी भी एक पार्टी को देख ले, किसी ने भी अपने मंशूर को आगे पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया। ये वोट लेने के लिए ये सारे मंशूर दिए जाते हैं और उसके बाद ये मंशूर भूल जाते हैं। ये मैं डॉक्टर नजीर की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हर चीज हो सकती है अगर आपकी नीयत अच्छी हो और आप उसको करना चाहते हो, वो हर चीज हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन इतनी पुअर है कि हम पॉलिसी बनाते रहते हैं और सबको समझ आती है पॉलिसी किस तरह से बननी चाहिए और किस तरह से होनी चाहिए, बट इम्प्लीमेंटेशन हमारा इंतहाई पुअर है, जिसकी वजह से हम आज इन हालात के दो चार हो चुके हुए हैं।
मेरी जो अपना इसमें राय ये होगी कि ये पॉलिटिकल पार्टीज ने तो ये इसी तरह से देना है और इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहना है, इसमें हमें नहीं आना चाहिए। हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए चीफ साहब से कि जो भी आए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए, वो अपनी साथ शैडो गवर्नमेंट भी साथ अपनी पूरी पहले बना के लेके आए, ताकि वो चीजें बताए कि हम करेंगे क्या और इसके ऊपर हम किस तरह से अमल करेंगे। देखिए ये चीजें हम बड़ी मुद्दत से सुनते आ रहे हैं जी, हम इसको 10 लाख घर बना देंगे, हम ये कर देंगे। आज तक तो नहीं हुआ, ना किसी ने किया इसको पूरा, और ना ही आगे मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। खुदा के लिए इस मुल्क को बचा लो, इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लो, इस मुल्क के लोगों के लिए को रहम करो, कोई इंडस्ट्री के ऊपर अपना को रहम करो, ताकि मुल्क आगे जाए। ये मुल्क जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी ये मुल्क नहीं चलना, जब तक इस मुल्क में आईटी के ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा इस मुल्क ने नहीं चलना, जब तक आपकी ये पॉलिसी रेट को ठीक ना किया गया कोई इंडस्ट्री नहीं लगनी, जब तक आपका आईपीपीएस का मामला जो कि मैं समझता हूँ कि जुल्म हुआ है पाकिस्तान के साथ, उसके ऊपर हम नहीं काम करते और एनर्जी सेक्टर को हम नहीं रीएड्रेस करते, हम कभी भी ठीक नहीं हो सकते। इसलिए कि ये जो सर्किट डेट है ये इतना बड़ा जिन बन चुका है कि अब आप इससे निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल है जब तक आप पूरी तरह से इसके रिफॉर्म नहीं लेके आते। एफबीआर के रिफॉर्म्स लेके आए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेके आए, तब जाके इस मुल्क में बेहतरी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि एग्रीकल्चर में वो फार्मर के लिए वो कॉर्पोरेट फार्मिंग लेके आए, क्योंकि इस मुल्क में बहुत कुछ है, जमीन भी है, रिसोर्सेज भी है, ईमान से सिर्फ यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और नंबर 2 इसके ऊपर काम नहीं करते और दिल से काम नहीं करते। एक गवर्नमेंट आए जो आगे इसको लेके चले। ये ली कुआन ने जो किया था वो तो उस वक्त तो सिंगापुर को कहते थे ये तो चोरों डाकुओं का शहर है, और यहाँ पे उसको लेने को तैयार नहीं था जब मलाया अलहदा हुआ। तो हर बंदे ने जो भी आया है, महाती ने अगर काम किया है, अगर आपका उर्दगान ने काम किया है, अगर कोरिया ने किया, तो वो लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन किया, जो पॉलिसी लेके आए उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया है और अपनी ब्यूरोक्रेसी को भी सीधे हाथ से रखा है। मैं समझता हूँ कि हमें अपनी इन सारी चीजों को छोड़ते हुए हमें इम्प्लीमेंटेशन में जाना है। और खुदा के लिए मैं ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, मुझे इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल नजर नहीं आ रही। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस वक्त होगी जब कोई जमात, कोई पार्टी पूरी स्ट्रॉन्ग होके आएगी तो वो अपना काम कर सकेगी इस मुल्क में। अगर हम इसी तरह से मिक्स हम चलाते गए तो यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आनी। कुछ तो हो जाए इस मुल्क में, एक हिम्मत में तो हम हो जाए, कोई अपना इसको स्टेबिलिटी तो मिल जाए, उसके बाद इस मुल्क में ठीक नहीं होना। ये वही बात है डॉक्टर साहब के जब इंसान बहुत किसी मर्ज में मुब्तला हो जाए तो ज़िंदगी जीना उसके लिए मुश्किल हो तो फिर वो मौत के लिए बातें करना शुरू कर देता है। तो हम भी जब जमहूरी तौर पे इस हद तक डूबे हुए हों कि हम मुतासिरीन में से हों तो हम फिर यही होता है कि हम दूसरे ऑप्शन के ऊपर गौर करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब, आप इस बात से किस हद तक मुत्तफिक हैं कि मखलूत हुकूमत में देर पा फैसले नहीं हो सकते, मजबूती उन्हीं फैसलों में होती है जहां पे टीम पूरी की पूरी अपनी मौजूद हो? यासिर, मैं अगर गुजारिश करूं, अगर मखलूत हुकूमत ही आ जाती है, लेट से हम उनके सामने आज बैठे, उनको हमें बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान ये जो मडलिंग थ्रू है ना, कि इधर से चल लिए फिर नीचे चले गए, फिर थोड़ा सा उठे फिर और नीचे चले गए, और फ्रेजिलिटी रही है मुल्क में, इसने हर्ट किया है। पाकिस्तान के पास अब ये ऑप्शन नहीं है यासिर। इसकी एक बड़ी वजह ये है, और ये स्पीकिंग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान और मखलूत हुकूमत आने वाली, आपको कोई पैसे भी अब देने को तैयार नहीं है। और ये मैं इंटरनेशनल अदारों की गुफ्तगू नहीं कर रहा, आपको भी मालूम है कि आपके बेहतरीन भाई दोस्तों ने ये कहा IMF का प्रोग्राम कीजिए तो हम पैसे देंगे। आपके आई थिंक इट वाज द सऊदी फॉरेन मिनिस्टर, जिन्होंने, मुझे याद है, ये मैं वेफ की मीटिंग में था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं टैक्स के रिफॉर्म्स तो पाकिस्तान को भी करने चाहिए। कहने का मकसद यह है कि लिमिटेड हो गई है इंटरनेशनल फंडिंग, अगले आने वाले 3 सालों में 25 से 30 अरब डॉलर हर साल की रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान का मीडियम टर्म रिफॉर्म एजेंडा जो है बहुत क्लियर होना चाहिए आपको, जो हमने आज गुफ्तगू की है उन पे बेस्ड होना चाहिए। इंक्रीमेंटल स्टेप्स जो हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हर 6 माह के, वो डिफाइंड होने चाहिए। कौम को पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, पॉलिसी मेजर्स, स्ट्रक्चरल मेजर्स, ये तीनों क्या आ रहे हैं।
देखिए, उम्मीद तो दिलवाना पड़ेगी लोगों को, इसमें कोई दो आरा नहीं है। मुझे शेख साहब की बातें सुन के ऑब्वियसली बहुत फील होता है कि बिजनेस कम्युनिटी जो है वो ऑब्वियसली बहुत डिस्टर्ब है। बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट हियर, जहां इतनी दिक्कत और इतनी मुश्किल नजर आ रही है, ऐसा नहीं है कि हम जहां से खड़े हैं वहां से बेहतरी की तरफ अगले नहीं 5 जा साल सकते। मैं इस पे क्लोजिंग कमेंट्स शेख साहब के भी लेना चाहूंगा। शेख साहब, एक हल बताया गया था हुकूमत को जब फेडरेशन में आई थी, तो उसे बताया गया था कि अगर आप पाकिस्तान के सरमायाकारों पे एतबार करेंगे ना, तो आपको ये 1, 2, 3, 4 अरब डॉलर IMF से नहीं मांगना पड़ेंगे। वो मॉडल क्या है? वो हम तो पहले देखिए, मैं तो बहुत देर से कह रहा हूँ, बल्कि मेरे ख्याल में खान साहब के वक्त से मैं ये कह रहा हूँ बार बार कि लोगों के पास उस वक्त बहुत अच्छे पैसे थे जो डॉलर्स लोगों ने रखे हुए थे। यहाँ पे मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, इसमें बिजनेस कम्युनिटी भी शामिल है, इसमें सब शामिल है। हमारे पास तो तकरीबन 25 बिलियन डॉलर के करीब कैश था। हम कहते रहे कि इसको फौरी तौर पे आप अपना कर लें एड्रेस, और इन चीज़ों को मतलब है कि लोगों को इसमें स्कीम दें। वो IMF से डरते जी, IMF नहीं मानेगी। भाई आप मुझे बताएं, आप 1-1 बिलियन के लिए मारे फिरते हैं, और आप मुझे क्यों नहीं कहते कि लोगों के भाई अपने इसमें अकाउंट में जमा कराओ, आपको 18 महीने बाद यही पैसे आपके वाइट हो जाएंगे। हर बंदा जमा करा देगा, और जो भी रेट होगा उसके ऊपर उसके मुताबिक मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसा, हम स्कुक बॉन्ड जाके भेजते हैं और इतना नुकसान भी हमने बेशुमार किया, तो हम ये क्यों नहीं करते कि अपनी आवाम से रिक्वेस्ट करें कि वो अपने आवाम से रिक्वेस्ट करें, तो अपने आवाम से रिक्वेस्ट करने का नतीजा भी कुछ और मुख्तलिफ निकल सकता है। बहुत शुक्रिया इरफान इकबाल शेख साहब, डॉक्टर खाकान नजीब साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल, अल्लाह निगहबान।